एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें भी हम लोगों ने मैक्सिमम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया था। फॉर एग्जांपल रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब बारी थी रदरफोर्ड ने किस तरह से एटॉमिक मॉडल को इलेबोरेट किया, किस तरह से प्रेजेंट किया, उसके बारे में। तो सिंपल सा देखो, उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, 4 एक्सपेरिमेंट और उन्होंने 4 रिजल्ट निकाला था। सबसे पहला रिजल्ट उन्होंने ये बताया था कि एटम इज स्फेरिकल। सबसे पहला उन्होंने ये बताया कि एटम आपका स्फेरिकल होता है, जिस तरह से जेम्स थॉमसन के मॉडल को दिया गया था, जिसमें जेम्स थॉमसन ने बताया था कि भाई एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है। अब इन्होंने क्या बताया, जैसे उन्होंने क्या बोला था कि भाई चंदा गोल, पृथ्वी गोल, उसके वजह से जो है आपका एटम भी गोल होगा। लेकिन उन्होंने एक वहाँ पे बहुत ही सेलेक्टेड रीजन दिया। उन्होंने बताया कि देखो सिंपल सा यूनिवर्स में जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें मतलब कि जैसे अर्थ हो गया, आपका प्लेनेट हो गया, ये प्लेनेट में आपके जुपिटर हो गए, सन हो गया, उन सबों का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। उसके पीछे रीजन होता है क्योंकि उसके पास उन लोगों के पास बहुत अधिक एनर्जी होती है और उस एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए कोई भी आपकी बॉडीज स्फेरिकल शेप ले लेती है। तो उसी तरह से एटम भी आपका क्या होता है, स्फेरिकल होगा, और वो भी माइक्रो लेवल पे। जिस तरह से माइक्रो लेवल पे आपका प्लेनेट स्फेरिकल, उसी तरह से आपका एटम भी क्या होगा, स्फेरिकल। दूसरा रिजल्ट बताया उन्होंने, दूसरा बताया कि एटम के सेंटर में एक बॉडीज होगी जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। ठीक है, ये न्यूक्लियाई जो होगी एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। बहुत छोटी इन द सेंस ये कि अगर सपोज दैट आप पूरे फील्ड को, जो स्टेडियम देखते हो आप, उसको अगर आप एटम मान लो, तो ड्यूस का जो बॉल होता है उसको सेंटर में रख दो, तो वो आपका जो है न्यूक्लियस होगा। कितना छोटा होगा, सपोज दैट ये आपका स्टेडियम और ये आपका ड्यूस का बॉल, तो वो हो जाएगा आपका क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। न्यूक्लियाई को डिफाइन किया उन्होंने, और तीसरी चीज उन्होंने क्या बताई, तीसरी चीज ये बताई कि ये जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ एक नेगेटिव पार्टिकल होगा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, और वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को रिवॉल्व करेगा। जिस तरह से सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है, उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus in circular path। ठीक है, उन्होंने बताया कि अगर आपका सेंटर में न्यूक्लियस है तो आपका इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, और वो जिस तरह से अर्थ के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है, उसी तरह से आपका इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने ये डिफाइन किया, जैसे सपोज ये आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और यहाँ पे न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होगा कि नहीं? यस सर। आपको पता है कि चार्ज बॉडीज में फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इनकी वैल्यू के बारे में हम अगर देखें तो उनकी वैल्यू डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस से, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, उसकी दूरी कितनी है, चार्ज पार्टिकल्स की दूरी कितनी है इस वाले चार्ज पार्टिकल से, उस पर डिपेंड करती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0 into Q1 into Q2/r²। ये वैल्यूज होती है। और उन्होंने बताया कि जो वैल्यूज है, जो फोर्स है, उसका इस्तेमाल आपका न्यूक्लियस चक्कर लगाने में करता है, रिवॉल्व करने में करता है। अब रिवॉल्व करने का मतलब क्या, कि जब ये चक्कर लगाएगा तो एक और वहां पे फोर्स काम करेगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वल कर देगा और अपना इलेक्ट्रॉन जो है आसानी के साथ ऐसे मूव कर देगा। तो हम कह सकते हैं, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरे। तो ये किसने बताया, आपका रदरफोर्ड। तो ये आपका रदरफोर्ड का पूरा एटॉमिक मॉडल है। सबसे पहला एटम इज स्फेरिकल,
एटम कंटेन अ न्यूक्लियाई विच लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, और सारा जो एटम का मास होगा उसी न्यूक्लियाई के अंदर होगा, मैक्सिमम मास। और जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ पे, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो इन्होंने बता दिया पूरा एकदम अपना जो है सॉल्व बना करके अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर करके छोड़ दिया और अपना मॉडल जो है वो इसे प्रेजेंट कर दिया। लेकिन जब ये मॉडल अपना प्रेजेंट कर रहे थे तो उसी समय एक साइंटिस्ट थे जो कि बहुत बड़ा नाम है, नील बोर। नील बोर वो साइंटिस्ट जिसने आइंस्टीन को चैलेंज किया, ठीक है। वो साइंटिस्ट बहुत बढ़िया से इनके जो है एटॉमिक मॉडल को पढ़ रहा था, समझ रहा था, और जैसे ही एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किए उसने एक क्वेश्चन किया, तुरंत ही एक क्वेश्चन उठाया कि सर हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स किसी भी चार्ज पार्टिकल्स की तरफ रिवॉल्व करेगा तो वो कंटिन्यूअसली अपने बॉडी में से रेडिएशन जनरेट करेगा और एनर्जी को लूज करेगा, और जब एनर्जी को लूज करेगा तो सिंपल सा है, एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खोते 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 लास्ट में क्या होगा, चक्कर लगाते लगाते कहाँ पे गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अब इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल भी रदरफोर्ड के पास नहीं था, बिल्कुल भी इस क्वेश्चन का जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो वो वही पूरी तरह से मतलब कि स्पीचलेस कह सकते हो, पूरी तरह से हो गए, और फिर नील बोर ने उनके मॉडल को भी क्या कर दिया, फ्लॉप कर दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो आपको बस केवल एक सिंपल से लाइन में आंसर देना है कि इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। एटम की स्टेबिलिटी को वो बढ़िया से डिफाइन नहीं कर पाया, ठीक है। इसके वजह क्यों डिफाइन नहीं कर पाया, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से रिवॉल्व कर रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि अपना रेडिएशन को जनरेट करेगा और बीच में न्यूक्लियस में कुछ दिन के बाद गिर जाएगा, ठीक है। तो भाई फ्लॉप किसने किया, नील बोर ने, ठीक है। अब नील बोर के ऊपर पूरी तरह से रिस्पांसिबिलिटी आ गई कि आप ही कोई एटॉमिक मॉडल सजेस्ट करो, ठीक है। तो उन्होंने मतलब बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे, उन्होंने बस सिंपल सा बोला कि देखो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो सही है, बस केवल एक जगह ये जो है थोड़ा सा दिक्कत कर दे रहा है और उस खामी को हमें जो है दूर करना है, और मैं किस तरह से दूर करूंगा, देखो पहला नील बोर का एटॉमिक मॉडल देखते हैं, नील बोर एटॉमिक मॉडल। इसमें उन्होंने बोला कि इस मॉडल में सिंपल सा पहली चीज एटम इज स्फेरिकल, बिल्कुल सही, एटम आपका स्फेरिकल होगा। दूसरी चीज एटम कंटेन अ न्यूक्लियस इन देयर सेंटर पार्ट, ये भी सही है जो कि रदरफोर्ड का है, ठीक है। तीसरी चीज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी आपका सही है। बट रिवॉल्व तो करेगा लेकिन वो सर्कुलर पाथ के एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा, मतलब कि जिस जगह वो रिवॉल्व करेगा वहां पे वो एक तरह से समझ लो एनर्जी होगी, एनर्जी का लेवल होगा, वो उसी एनर्जी के लेवल में, एनर्जी के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जिससे कि वो अपना रेडिएशन जनरेट नहीं कर सकेगा। समझ में आया? तो मतलब उनके कहने का मतलब अगर आपका एटम है और आपका न्यूक्लियस है तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और वो जो ऑर्बिट होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, और साथ साथ में जो उनका रेडियस होगा वो भी फिक्स्ड होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा जो होगा कुछ यहाँ पे भी जो है रिवॉल्व करेंगे, मतलब कि उनकी जो ऑर्बिट जो आपकी दूरी है वो क्या होगी, फिक्स होगी, एनर्जी भी पूरी से क्या होगी, फिक्स होगी। तो तीसरा आपका इसमें और चौथा आपका इस वाले में। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये जो सबसे पहला ऑर्बिट होगा जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उसको हम बोलेंगे n = 1 और इसका उन्होंने नाम दिया k। ठीक है, दूसरा जो होगा n = 2 और इसका नाम दिया l, और तीसरा 3 इसका नाम m, और चौथा 4 और इसका नाम दिया इन्होंने n। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो इस चीज को, बस तो स्लाइटली चेंज किया। क्या किया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो रिवॉल्व तो करेगा लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, फिक्स्ड एनर्जी उसके पास उस ऑर्बिट की होगी और उसका जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, ये इन्होंने बताया। ये एनर्जी कब चेंज होगी, एनर्जी कब चेंज होगी, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जा रहा है तो इसकी एनर्जी जो सबसे नजदीक है, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक जो ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी कम होगी, उससे दूर जो होगा उसकी एनर्जी ज्यादा, उससे दूर उसकी एनर्जी ज्यादा, उससे दूर उसकी एनर्जी ज्यादा। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में जाएगा तो उसको और एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ पे चला जाएगा, इस वाले में चला जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बस यही बताया कि अगर आपका करेगा भी तो इस तरह से करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है। इस चीज को उन्होंने बोला बोर क्वांटाइजेशन, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने का मतलब उसने एनर्जी को अब्सॉर्ब किया और इस ऑर्बिट से किसमें चला गया, दूसरे ऑर्बिट में। ठीक है, डी एक्साइटेशन का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज किया और फिर इस एनर्जी ऑर्बिट से किसमें आ गया, इस वाले पे आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल सा ये चीज समझनी है। अब देखो कुछ दिन के बाद बोर बरी का नियम है। बोर और बरी दोनों लोग जो है एक रूल दिए जिसको हम बोलते हैं 2n²। ठीक है, 2n² बेसिकली बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। अब यहां पे देखो कैसे ही बात करता है, 2n² ये बताता है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो सबसे पहले ऑर्बिट की बात करते हैं तो n की वैल्यू कितनी है इसकी, 1। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 1। तो 2n² को अगर हम फॉलो करें तो ये बताएगा कि कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1² = 2। मतलब कि जो आपका k सेल है, जो k ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रहने का मतलब ये कि जैसे सपोज दैट आपका छोटा सा कमरा है तो उसमें तो 10 लोग भर जाए तो वो कमरा सही रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी 2 है तो उसमें 10 लोग कैसे भर सकते हैं भाई। तो उसी तरह से ये जो ऑर्बिट है वो भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन का कमरा बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन का रूम बोल सकते हो। तो उस रूम में जो संख्या है इलेक्ट्रॉन की वो पूरी तरह से फिक्स होगी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में, 1 वाले में। अब दूसरा n = 2 किस ऑर्बिट की बात हो रही है, L। तो यहाँ पे अगर n = 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n2, 2 × 4 and 4 × 8। और ये मतलब कि L में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। L में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 8। अगला देखते हैं n = अगर 3 है मतलब m के लिए तो 2 × 3 × 3 = कितना हो जाएगा, 18। मतलब कि m ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। ठीक है, अगला हम देखते हैं n = 4 में तो आपका इसकी वैल्यू कितनी है,
4, तो यहाँ पे 2 into 4 इज इक्वल टू 32, मतलब कि आपका n में ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 32। ठीक है, तो ये आपका सील होगा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो अगर आपका कोई एटम है उसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेंगे, किस ऑर्बिट में रहेंगे? K। अगर कोई आपका ऐसा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा एटम है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऑर्बिट कहाँ पर, सॉरी उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे? दोनों में रह सकते हैं। देख लेते हैं, जैसे मान लो हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। कितने होते हैं? 1। तो भाई ये न्यूक्लियस और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, किस सेल में रहेगा? की में। ठीक है, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा जैसे मैग्नीशियम में फिर सोडियम को लेते हैं, सोडियम, तो सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। तो अब बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? सबसे जो पहला ऑर्बिट है उसका नाम क्या है? K। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 1 2 हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, चलो दूसरा जो ऑर्बिट होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। L, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2a। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 2 10 बचा, 1 बचा, तो ये कहाँ पे रहेगा आपका? आखिरी वाले ऑर्बिट में। आखिरी वाले ऑर्बिट में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1। इसी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं। अगर जो बात हम कर ले कैल्शियम की, ठीक है, तो कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास होते हैं 20। तो 20 का मतलब पहला 2 में, फिर 2 8 में, फिर उसके बाद 8 में, और लास्ट में कितना होगा? 2। ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके लास्ट में ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। क्लियर हुआ? अब ये आपका था पूरा बोर का एटॉमिक मॉडल, और ये इसको हम बोलते हैं बोर-बरी रूल्स। बोर-बरी रूल्स, 2 साइंटिस्ट थे, बोर और बरी, जिन्होंने इस नियम को बनाया था। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे, इसके बाद जो है हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। कि एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है। देखो एटॉमिक नंबर का मतलब, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Z से। इसको समझने की कोशिश करो। अगर हम हमसे कोई पूछ दे कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, किसे कहते हैं हम एटॉमिक नंबर, तो उस चीज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। अब न्यूट्रल एटम का मतलब क्या भाई? ऐसा एटम जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हो। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले हीलियम की, तो हीलियम के केस में क्या होगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा और साथ में उसके पास 2 प्रोटॉन भी होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, तो आपका हीलियम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, सोडियम की बात कर लेते हैं, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। न्यूट्रल एटम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन होगा तो उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा। तो इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब आपका काम क्या है इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, सिंपल सा 1 से लेकर के, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, 1 से लेकर के, कल मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, 1 से लेकर के 20 तक आपको एटॉमिक नंबर किसी एटम के और उस एलिमेंट का नाम आपको याद करना है, साथ में सिंबल भी। जैसे मान लो अगर जो आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना
कितना होता है? One. 1, ठीक है। हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। लिथियम है तो लिथियम का कितना होता है? 3। ऐसे करके आपको जो है पूरा 20 तक याद करना है। ये आपका आज का होमवर्क है। बाकी हम कल के वीडियो में बात करेंगे तरह तरह के टॉपिक के बारे में, मास नंबर के बारे में डिफाइन करेंगे, वैलेंसी के बारे में देखना है। इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग कल के वीडियो में